देखिए अभिप्रेरणा के तत्व देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तत्व, और उसके बाद इसका चक्र देखेंगे। तो अभिप्रेरणा के तत्व देख लेते हैं। तो अभिप्रेरणा में 4 प्रमुख तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है उद्दीपक और चौथा है प्रेरक। ठीक है, 4 प्रमुख तत्व हैं, आवश्यकता, चालक, उद्दीपक और प्रेरक। 4 प्रमुख तत्व हैं अभिप्रेरणा में। इन चारों का मिला जुला रूप जो है वो क्या है? अभिप्रेरणा है। ठीक है, अब देखो पहला देखते हैं आवश्यकता। क्योंकि हमने बताया कि अभिप्रेरणा जो है वो कहाँ से शुरू होती है? आवश्यकता से शुरू होती है। तो आवश्यकताएं जो मनुष्य की होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता को जैविक आवश्यकता भी कहा जाता है। दूसरा है सामाजिक आवश्यकता। 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। एक शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता कैसी होती है? जैविक होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, सामाजिक आवश्यकता, क्योंकि सामाजिक आवश्यकता यानी वातावरणीय आवश्यकता कह सकते हैं, क्योंकि हम वातावरण में रहते हैं। और जैविक आवश्यकताओं के बाद भी हमारी आवश्यकताएं होती है जीवन में, उन्हें वो आवश्यकताएं सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। अब देखो शारीरिक आवश्यकताओं में क्या आता है? जैविक यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, पानी, नींद, काम, मलमूत्र त्याग। ये 5 आवश्यकताएं हैं जो जैविक आवश्यकताएं हैं और मुख्य शारीरिक आवश्यकताएं हैं। इनके बिना व्यक्ति जो है वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है सामाजिक आवश्यकताएं। अब हमारी भूख, प्यास, नींद, ये सारी आवश्यकताएं अगर पूरी हैं, उसके बाद अब हमें समाज से भी कुछ चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के साथ रहते हैं, एक सामाजिक वातावरण में रहते हैं। तो समाज में हमें प्रशंसा चाहिए, उसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जीवन में टारगेट रखते हैं, योग्यताएं हासिल करते हैं, उपलब्धियां हासिल करते हैं, ताकि समाज में हमें प्रशंसा मिल सके। प्रशंसा हुई, सहानुभूति हुई, सहयोग हुई, प्रतिष्ठा हुआ, सम्मान हुआ, ये सब कैसी आवश्यकताएं हैं? सामाजिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, एक जैविक आवश्यकताएं और दूसरी सामाजिक आवश्यकताएं। चलो उसके बाद देखते हैं। अच्छा, हेनरी मुरे हैं, एक मनोवैज्ञानिक है हेनरी मुरे। इन्होंने जैविक आवश्यकताएं 12 बताई हैं। कितनी बताई हैं? जैविक आवश्यकताएं 12 बताई हैं और सामाजिक आवश्यकताएं 28 बताई हैं। कितनी बताई हैं? 28 बताई हैं, लेकिन मुख्य 5 मानी जाती हैं जैविक। ठीक है, वो कितनी है? 5 है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिर्फ बता दिया इतना। उसके बाद दूसरी आवश्यकता, दूसरा जो अभिप्रेरणा का तत्व है वो क्या है? चालक। ठीक है, चालक क्या है? चालक कहें या चालक को अंतर्नोद भी कहा जाता है। पेपर्स में अंतर्नोद लिखा मिलता है, कभी कभी चालक लिखा मिलता है, कभी कभी अंतर्नोद, जिसको हम लोग ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइव। अब देखो ड्राइव क्या होता है? आवश्यकता के कारण, ये आवश्यकता है, आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, जैसे हमें भूख लगी होती है तो एकदम से हमारे अंदर की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, मस्तिष्क में तनाव होने लगता है कि यार भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक है, तो क्या है? आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है उसे चालक कहते हैं। अब उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। यानी आवश्यकता के कारण जो हमारे शरीर और मस्तिष्क में जो तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं या अंतर्नोद कहते हैं। ठीक है, चालक कौन होता है? जैसे भूख। अब भूख नामक चाल, जब हमें भूख लगती है तो ये चालक इतनी तेज हो जाता है कि हम एकदम से क्रियाशील होते हैं, ढूंढने लगते हैं कि अब ये मेरी भूख शांत कैसे होगी। ठीक है, आवश्यकता क्या है? भोजन। चालक क्या है? भूख। ठीक है, भूख और प्यास, 2 ये क्या हैं? हमारे चालक हैं। यानी जब हमें आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता के कारण जो हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और चालक हमें और क्रियाशील बना देता है ताकि हम अपने ये जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, चालक का कार्य क्या है कि आवश्यकता के कारण जो बॉडी में और मस्तिष्क में तनाव जनरेट होता है, उस तनाव को हमें शांत करना है, तो उसके लिए क्या है? जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कीजिए। तीसरा जो है वो है उद्दीपक। उद्दीपक देखो क्या होता है। अब ये 2 तो हो गए आंतरिक कारक, ये आवश्यकता और चालक दोनों कैसे हो गए? आंतरिक कारक, आंतरिक कारक हो गए। ठीक है, और उद्दीपक कैसा हो गया? बाह्य कारक। कैसा हुआ ये है बाह्य कारक, बाह्य कारक। उद्दीपक कैसा है? बाह्य कारक है। बाह्य वातावरण की कोई वस्तु
बाहरी वातावरण की कोई वस्तु जो चालक को शांत करती है। क्या करती है? चालक को शांत करती है। जैसे भोजन के रूप में पोहा। पोहा क्या है? बाहरी वस्तु है। भोजन के रूप में अगर हमें भूख लगी, हमारे सामने समोसे आ जाते हैं, तो ये क्या होगा? उद्दीपक। क्या कहेंगे इसको? उद्दीपक कहें या प्रोत्साहन कहें। प्रोत्साहन भी इसको कह सकते हैं। अब क्या होगा? जैसे ही हम पोहा या समोसा खा लेंगे, हमारी क्या होगी? भूख नामक चालक जो है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या हो जाएगा? भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। और अब चौथा, और यहाँ देख लो, उद्दीपक जो है वो दो प्रकार का होता है, सकारात्मक उद्दीपक और नकारात्मक। एक तो हो गया कि हमें भोजन के रूप में पोहा मिल गया, हमने खा लिया, तो वो कैसा हो गया? सकारात्मक हो गया। और नकारात्मक कहाँ होता? कि जहाँ उद्दीपक ना मिले और फिर भी हमारा जो चालक है, यदि हमारी चालक के रूप में जो भूख और प्यास है वो शांत हो जाए, वो नकारात्मक उद्दीपक होता है। जैसे एक बच्चा भूखा है और वो अपनी माँ के पास गया कि मम्मी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मतलब भूख नामक जो चालक है वो उसके शरीर में बहुत तेज़ी से क्रिया कर रहा है, वो बहुत तेज़ भूखा है, मम्मी मुझे भूख लगी है। और मम्मी किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त है, तो उन्होंने कहते जाओ अभी खाना है नहीं, अभी नहीं दे पाएंगे, थोड़ी देर बाद आना। ठीक है। उसके बाद फिर वो पुनः अपनी माँ के पास आता है, मम्मी बहुत तेज़ भूख लगी है, वो एकदम से डांट देती हैं या उसको को थप्पड़ भी लगा दे, तो क्या हो गया? ये नकारात्मक उद्दीपक उसको मिल गया। उस जगह भी वो क्या कर लेगा? अपनी भूख को शांत कर लेगा, उसका भूख नामक चालक शांत हो जाएगा थोड़ी देर के लिए कि लो पिटाई हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो उद्दीपक दो प्रकार का है, सकारात्मक और नकारात्मक। चलिए, उसके बाद चौथा जो तत्व है वो क्या है? प्रेरक। चौथा तत्व क्या है? प्रेरक। अब प्रेरक क्या होता है? तीनों का मिला जुला रूप, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक, तीनों का मिला जुला रूप जो होता है वो क्या होता है? प्रेरक होता है। और प्रेरक क्या करता है? कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है। प्रेरक क्या करता है? हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है। ये अभिप्रेरणा के 4 तत्व हो गए। अब देखो चक्र के रूप में ये कैसे कार्य करेंगे। यही तत्व करेंगे, 3 तत्व, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक, ये 3 तत्व करेंगे। अभी कैसे चक्र के रूप में काम करेंगे देखते हैं। ये अभिप्रेरणा चक्र है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास आवश्यकता होती है, यानी नीड। अब क्या है? इस आवश्यकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तनाव। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव या चालक या अंतर्नोद। ठीक है। आवश्यकता के कारण क्या होता है? हमें भूख, मान लीजिए हमें आवश्यकता है किसकी? भोजन की। तो क्या होगा कि अब हमारे अंदर एक चालक कार्य करेगा, भूख नामक चालक कार्य करेगा। कौन करेगा? भूख नामक चालक जो है वो कार्य करता है। आवश्यकता के कारण ही क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। जो हमें आवश्यकता उसकी जब पूर्ति नहीं होती तो तनाव उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और वो चालक क्या है? भूख। आवश्यकता क्या है? भोजन। ठीक है। अब क्या होता है कि इस चालक की शांति के लिए जो हमें उद्दीपक मिलता है, मान लो हमें यहाँ पोहा मिला था, वो क्या था? उद्दीपक था। अब इसको खा करके हम क्या करते हैं? हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यानी अपने गोल को हासिल कर दिया। क्या हमारा गोल क्या था? भोजन की प्राप्ति। तो ये 3 अभिप्रेरणा का चक्र है, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक। ठीक है। कोई जो भी हमारे जीवन में आवश्यकता होती है उसके कारण क्या होता है? हमारे अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है कि इस आवश्यकता की पूर्ति हम कैसे करें, जिसको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और उसके बाद जब हम उद्दीपक के रूप में उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, मान लो हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब उस परीक्षा में पास होना हमारी आवश्यकता है। कोई मान लो हम टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेट का एग्ज़ाम पास करना हमारी क्या है? आवश्यकता। अब इस आवश्यकता के लिए हमारे दिमाग में एक तनाव जनरेट हो रहा है, ठीक है, कि कैसे प्राप्त करें इसको। तो वो क्या हो गया? हमारा ड्राइव यानी चालक हो गया। अब जब उसके बाद हमने जो भी स्टडी मटेरियल लिया, जहाँ से भी कोचिंग की, उसके बाद हमने क्या किया? परीक्षा दी। और परीक्षा देने के बाद हमें जो उपलब्धि हासिल, परीक्षा देने के बाद जो हमें उपलब्धि हासिल हुई, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपक कहेंगे। या उस परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी हमने किताबें पढ़ी, ठीक है, या कहीं कोचिंग की या सेल्फ स्टडी करी, तो ये क्या है? उद्दीपक है। ये क्या है? बाहरी चीज़ें हैं। ये उद्दीपक का कार्य करेंगी जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। हमारा लक्ष्य क्या है?
कि एग्ज़ाम टेट का क्वालिफाई करना। समझ में आ गया? दोबारा समझा रहे हैं। आवश्यकता है कि हमें टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके कारण हमारे दिमाग में तनाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, उस तनाव को शांत करने के लिए हमने क्या किया? किताबें खरीदी, किताबें पढ़ी, कोचिंग संस्थान ज्वाइन किए, सेल्फ स्टडी करी। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हमने टेट का एग्ज़ाम पास कर लिया। ये क्या था? हमारा गोल यानी हमारा लक्ष्य था और हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो गई। ये अभिप्रेरणा चक्र इस तरीके से कार्य करता है। देखिए, अभी हम लोगों ने अभिप्रेरणा में 4 प्रमुख तत्व पढ़े थे: आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। ठीक है, प्रेरक क्या है? आवश्यकता, चालक और उद्दीपन तीनों का मिला जुला रूप है जो संयुक्त होकर के हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है, लक्ष्य की ओर अग्रसित करता है। ठीक है, अब देखो ये प्रेरक जो होते हैं, प्रेरक का डिवाइडेशन देख लेते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने, जिन्होंने आवश्यकता एवं मांग का सिद्धांत दिया है, अभिप्रेरणा का ही सिद्धांत है वो, आवश्यकता एवं मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने, इन्होंने प्रेरक 2 प्रकार के बताए हैं: जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के। परीक्षा में पूछता है कि अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार के प्रेरक बताए हैं, तो 2 प्रकार के बताए हैं। या ऐसे पूछ देता है कि जन्मजात और अर्जित प्रेरक किसने बताए हैं? जन्मजात और अर्जित 2 प्रकार के प्रेरक किसने बताए हैं? तो अब्राहम मैस्लो ने बताए हैं, याद रखना है। जन्मजात प्रेरक हम लोग जानते हैं: भूख, प्यास, नींद, काम और मलमूत्र त्याग। अर्जित जो प्रेरक होते हैं वो क्या होता है? प्रतिष्ठा, ठीक है, सम्मान, प्रशंसा, पुरस्कार। ये कैसे प्रेरक होते हैं? अर्जित प्रेरक होते हैं जो हम समाज में, वातावरण में रह करके अर्जित करते हैं। उसके बाद थॉमसन महोदय हैं। थॉमसन महोदय ने भी 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं: एक स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा कृत्रिम प्रेरक। 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं: स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक में खेलना, ठीक है, बच्चों को कोई खेलना सिखाता नहीं, अपने आप खेल लेते हैं वो। खेलना, अनुकरण करना, दूसरों की नकल करके सीख लेना, सुझाव देना, सहयोग करना, ये कैसे कारक हैं? स्वाभाविक कारक हैं। कृत्रिम कारक देख लो, दंड, इनके कारण अभिप्रेरणा जनरेट होती है। ठीक है, दंड, पुरस्कार, दबाव, सम्मान, ये कैसे हैं? कृत्रिम कारक है। कैसे हैं? कृत्रिम कारक है जो मोटिवेशन का कार्य करते हैं। उसके बाद एक गैरेट महोदय हैं। गैरेट महोदय ने देखो प्रेरकों के 3 प्रकार बताए हैं: जैविक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। 3 प्रकार के प्रेरक किसने बताए हैं? गैरेट महोदय ने। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता कि गैरेट ने कितने प्रकार के प्रेरक बताए, तो 3 प्रकार के। या ऐसे पूछ लेगा जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरक किसने बताए हैं? तो गैरेट महोदय ने। ठीक है, जैविक तो पता ही है, भूख, प्यास, नींद। ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्रोध प्रेरक कौन होते हैं? मनोवैज्ञानिक प्रेरक कौन होते हैं? जो हमारे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, घृणा। ठीक है, तो या पलायन कहें, यहाँ पलायन, ये कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। सामाजिक प्रेरक देखो, सुरक्षा, सम्मान, सहयोग, ये कैसे प्रेरक हैं? सामाजिक प्रेरक हैं। ठीक है, ये प्रेरकों के 3 मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, जो मैंने आपको बता दिया। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। चलिए उसके बाद सिद्धांत देखते हैं इसके। अभिप्रेरणा के ये प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें अभिप्रेरणा का जो पहला सिद्धांत है वो कौन सा है? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत है वो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। कितनी बताई थी? 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है शरीर क्रिया का सिद्धांत। शरीर क्रिया का सिद्धांत ये दिया है मॉर्गन महोदय ने। किसने दिया है? मॉर्गन ने। तीसरा है अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद या चालक इसको बोलते हैं, चालक। अंतर्नोद का सिद्धांत दिया है हल ने। ठीक है, किसने दिया है? हल ने दिया है। सीधे पूछ लेते हैं, अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तो पता ही होगा किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनके सिद्धांत के 3 पार्ट हैं। एक आपका व्यक्तित्व में भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आता, 3 पार्ट में मनोविश्लेषण सिद्धांत बना हुआ है। ठीक, तो अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। उसके बाद है आवश्यकता एवं मांग का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण। ये सिद्धांत 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और आवश्यकता एवं मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। उसके बाद है निष्पत्ति प्रेरणा का सिद्धांत। निष्पत्ति प्रेरणा का सिद्धांत या इसको हम लोग उपलब्धि का सिद्धांत भी बोलते हैं। किसका बोलते हैं? इसको हम लोग उपलब्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। उपलब्धि का सिद्धांत, ठीक है, ये दिया है मैक क्लेलैंड ने। किसने दिया है? मैक क्लेलैंड ने। याद रखना, मैक क्लेलैंड ने दिया था।
उसके बाद है आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो हार्लो ने दिया है। किसने दिया है? हार्लो ने दिया है। सक्रियता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत जो दिया है वो सोले शबरी ने दिया है। किसने दिया है? आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत हार्लो ने दिया है और सक्रियता का सिद्धांत दिया है सोले सबरी एवं मेलगोव ने। किसने दिया है? सोले सबरी एवं इनके सहयोगी हैं मेलगोव ने दिया है। ठीक है, ये अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत हैं। इन सिद्धांत को और इनके जो प्रतिपादक हैं उनको याद कर लेना है। अभिप्रेरणा का शिक्षा में क्या उपयोग है, या अभिप्रेरणा के सहारे अधिगम को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि सीखने में प्रोत्साहन हेतु बच्चे हैं उनको हम अगर कक्षा में गए और उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया कि हाँ आप लोग अच्छे हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे से सीख सकते हो, देखना आप कितनी जल्दी सीख जाओगे, तो क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो जल्दी अधिगम के लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, जल्दी अपने कंटेंट को सीख लेते हैं। ठीक है, तो सीखने में प्रोत्साहन हेतु, अनुशासन विकसित करने में बच्चों में, कि बच्चों को हम विवेकानंद की कहानी सुना रहे हैं, भगत सिंह की सुना रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की सुना रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, या और जो समाज सेवक हैं, समाज सुधारक हैं, उनके विषय में बताएंगे, तो क्या है उनके अंदर एक अनुशासन की भावना जनरेट होगी, क्योंकि उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा, उनके सामने अच्छे आइडल रखते हैं। तो अनुशासन स्थापित करने में भी मोटिवेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है कि बेटा अगर आप अच्छे से टाइम से अपने कार्य पूरे करेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे, है ना, समाज में सबसे मिलजुल कर रहेंगे, तो आपका अच्छा व्यवहार होगा, आप अच्छे बच्चे बनोगे। तो इससे क्या उनके अंदर एक आत्म अनुशासन की, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था कि गुरु इतना मोटिवेट बच्चों को कर देते थे, इतना अभिप्रेरित कर देते थे कि उनके अंदर आत्म अनुशासन जनरेट हो जाता था। जरूरी नहीं कि गुरु उनको प्रताड़ित करें या दंड दें, ऐसा नहीं होता था। आत्म अनुशासन जनरेट करने में अभिप्रेरणा का मुख्य रोल होता है। ठीक है, उसके बाद उचित मार्गदर्शन में बच्चों का हम अच्छे से, अब इस समय देख लीजिए कि अभिप्रेरणा का रोल देख लीजिए कि टीचर्स के बाद या जितने भी इस समय मोटिवेशन चैनल चला रहे हैं, मोटिवेशनल लोग जो हैं, उनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं कि हम अपने जीवन की समस्याएं कैसे सॉल्व करें, छात्र कि हम परीक्षा कैसे पास करें, हम परीक्षा में अच्छे स्कोर कैसे लाएं, है ना। तो इनको निर्देशित करने में, इनका उचित मार्गदर्शन करने में मोटिवेशन सहयोगी है। ठीक, अगला है सामाजिक और चारित्रिक विकास करने में, बालक का सामाजिक और चारित्रिक विकास करने में कि समाज में बच्चा कैसे एडजस्टमेंट करे। ठीक है, उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना है, उसे प्रेरित करना है, उसे मोटिवेशन देना है। उसके अंदर अच्छे नैतिक गुणों का विकास कैसे करें, नैतिक गुणों का विकास करने के लिए, ताकि जब अच्छे नैतिक गुणों का विकास होगा, अच्छे मूल्यों का विकास होगा, तो उसका चरित्र भी कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा। तो सामाजिक और चारित्रिक विकास करने में भी मोटिवेशन सहयोगी है। व्यवहार परिवर्तन में, अगर बच्चा जो है कोई उदारता का व्यवहार कर रहा है या कोई वयस्क ही है, वो समाज के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उसे प्रेरित करके, उसे मोटिवेशन दे करके उसके व्यवहार को बदला जा सकता है। अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे आराम से सिखाएंगे, ठीक है, किसी का उदाहरण देंगे तो हो सकता है उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। उसके बाद अगला है उद्देश्य निर्धारण में, कि छात्र अपने जीवन में उद्देश्य कैसे निर्धारित करें, या कोई व्यक्ति है वो अपने जीवन में टारगेट कैसे फिक्स करे, तो उसके लिए आवश्यक है क्या, मोटिवेशन। उसके बाद है रुचि जागृत करने में, जो भी आपने टारगेट रखा, जो भी लक्ष्य रखा है अपने जीवन का, या जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। आपके अंदर इंटरेस्ट जगाएगा क्या, मोटिवेशन। आपके अंदर ध्यान, आपका जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य आपने रखा है, उसमें आपका ध्यान आकर्षित करता है कौन, मोटिवेशन। आपके अंदर रुचि जागृत करता है कौन, मोटिवेशन। आपको क्रियाशील बनाता है कौन, मोटिवेशन। तो शिक्षा में इनका योगदान है। एक टीचर अगर मोटिवेट होकर बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है, और तत्पर होकर पढ़ाएगा कि नहीं आज मुझे सिखाना है, तो 100% वो अपने स्टूडेंट को सिखा लेगा। और एक स्टूडेंट जो है वो अगर मोटिवेट होकर पढ़ेगा उस चीज़ को सीखने का प्रयास करेगा, तो उसका ध्यान भी होगा, उसका रुचि भी होगा, तो सीधी सी बात है कि अधिगम भी होगा, वो सीखेगा भी, अपने टारगेट को अचीव भी करेगा। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों को मोटिवेट होना चाहिए, दोनों को अभिप्रेरित होना चाहिए, तभी जो सीखने की प्रक्रिया है वो बेहतर होगी। उम्मीद करते हैं आज का ये
शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।